सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम बज़ाहिर जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद तो कहीं पीछे रह गया है और अब मौजूद बहस वो मकसद नहीं बल्कि पीडीएम के बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ऑपोजिशन इत्तेहाद से अब भी पुरुमीद हैं कि तमाम ऑपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं और इमरान खान को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो नाराज मरियम नवाज और फजल रहमान को मना रहे हैं और उन्हें समझा भी रहे हैं कि जो भी आपस के इख्तलाफात हैं उनको भूल जाएं। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में हुकूमत को ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई से कोई फायदा मिले। इन 2-3 साल में पहली दफा इस हुकूमत को शिकस्त दी। इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं हो सकती कि वजीर आजम को अपने हल्के में शिकस्त दिलवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो भी हमारा आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये हुकूमत को, इस रजीम को हम ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले। इन 2-3 साल में पहली दफ़ा आपने इस रजीम को शिकस्त दिलवाई और इससे बड़ा कोई शिकस्त नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आज़म का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकस्त दिलवाएं। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान को याद दिलाया कि पीडीएम और जमहूरियत के फायदे में होता कि अगर हम आपस के इख्तलाफात के बजाय हुकूमत को टफ टाइम देते। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। हम समझते हैं कि पीडीएम और जमहूरियत के फ़ायदे में होता अगर हम आपस में लड़ने के बजाय, आपस में इख्तलाफात को तवज्जो देने के बजाय हम इसी जीत को ज़ोर देते। पार्लियामान के अंदर की लड़ाई का जो हमारा कामयाबी है उसको आगे लेके चलते, हुकूमत को टफ टाइम देते, हुकूमत और इस रजीम को टफ टाइम देते। तो बिलावल भुट्टो इन इख्तलाफात को दोबारा इत्तेहाद में बदलने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ऑपोजिशन को एक और कामयाबी जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का के इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद कर दी है और हल्के में दोबारा पोलिंग करवाने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा है। केस की समाअत हुई जिसके दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 20 पोलिंग स्टेशंस पर कानून की खिलाफ वर्जियां तो हुई हैं और इलेक्शन के दौरान फायरिंग से 2 अफराद अपनी जान से भी गए जबकि एक जख्मी भी हुआ। इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला दिया। हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है, लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। वोटर्स के लिए मुकाबले के मुसावी माहौल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के इकट्ठे फोन बंद थे और 20 के 20 प्रिजाइडिंग अफसर इकट्ठे वापस आ गए। प्रिजाइडिंग अफसर का गायब होना, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। ऑपोजिशन के हक में अदालत से फैसला आया। नून लीग ये चाहती थी कि यहाँ पर इलेक्शन दोबारा हों और पूरे हल्के में दोबारा हों, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त ये थी कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन जहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए थे, जहाँ गड़बड़ थी, वहां पर यह इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को कैसे ले रही है और 10 अप्रैल को जब पोलिंग होगी तो क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पंजाब के वजीर, हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। चौहान साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन के हुक्म को बरकरार रखा गया है, पूरे NA 75 में अब री पोलिंग होगी। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की ये शिकस्त थी, इसको कहा जाएगा, चूंकि आप लोग सिर्फ 20 हल्कों में री पोलिंग चाहते थे। कैसे ले रहे हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारे मौक़िफ़ की शिकस्त नहीं है, ये तो नून लीग के मौक़िफ़ की भी शिकस्त है। कि नून लीग ने 23 पोलिंग स्टेशनों का कहा था। पहले 24 घंटे जो उन्होंने ववेला मचाया था, जो शोर मचाया था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मजाक, 2 बंदे जो है वो PTI के शहीद करने के बाद राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, चौधरी दलाल, खुर्रम दस्तगीर, अज़मा बुखारी और जनाब अता तारण, इस तरह के BCO अपने
MNA MPAs और अपने सूबाई अहदेदारों की सरबराही में जो लश्कर आए हुए थे डस्का में उस दिन, उनकी सरबराही में जो इन्होंने गुंडागर्दी की थी, उसके बाद जो मुतालबा किया था कि 23 हल्कों में री इलेक्शन करवाया जाए 23 पोलिंग स्टेशन में, तो ये तो उनके मौकफ की भी जो है वो शिकस्त हुई है। हमने तो ये मौकफ रखा था और अभी भी हमारा ये मौकफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है सर आंखों पे और हम तैयार हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, लेकिन फैज साहब इंशाल्लाह इनको हराएंगे। जैसे ही आप लोगों ने 23 हल्कों पर री पोलिंग की बात कबूल की थी, उस दरखास्त को माना था, उस पर हामी भरी थी, तो फौरन अगले रोज मरियम नवाज साहबा ने पूरे हल्के में री पोलिंग की बात कर दी थी और फिर यही पिटीशन ज़ाहिर लेकर वो गई थी। देखिए, बेगम सफदर अवान की मर्जी की बात मान ली जाए तो मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, वो तो उनकी मर्जी के डिसीजन आ जाते हैं तो वो अदालतों को भी और अदारों को भी जनाब अप्रिशिएट करती हैं। उनकी मर्जी का ना आए तो अप्रिशिएट नहीं करती, उसको मानने से इनकार कर देती हैं, बगावत कर देती हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम अदारों के और अदालतों को एहतराम करते हैं। हमारा मौक़िफ़ है अभी भी कि इस फैसले से हमें इख्तिलाफ है, लेकिन जब फैसला हो गया, अदालत ने दिया हमारे सारातों पे, तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और फैज साहब, फिर अमन व अमान की जो बहाली है उसकी ज़ाहिर जिम्मेदारी एक बार फिर हुकूमत पर होगी। पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ था, हुकूमत पे नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो वहाँ की इंतजामिया, पुलिस, वो तमाम की तमाम इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और हमें उम्मीद है कि अदालतें और इलेक्शन कमीशन इस दफा कम अज कम इस चीज़ को भी मुकदम रखेंगी कि राणा सनाउल्लाह तर्ज की, और जिस तरह उस दिन गुंडागर्दी पिछले इलेक्शन में डस्का के ज़िमनी इंतखाब में हुई थी, जो नून लीग की गुंडागर्दी और बदमाशी सारे टीवी चैनल ने दिखाई, और हमने तो फुटेज जो है वो अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है। हमारे 2 कारकुन शहीद हुए, माजिद उसमें एक कारकुन था। अब के बार कम अज कम वैसी गुंडागर्दी भी ना होने दें, वैसी लश्करकशी भी ना होने दें, वैसी जो है वो लाकानूनियत भी ना होने दें। हमारे में से तो कोई वजीर मशीर आपको नजर नहीं आया उस दिन जनाब। मुझे कोई एक वजीर मशीर जो है वो गुजरांवाला जिले और डिवीजन क्या, हमें सियालकोट जिले से के बाहर का कोई मुझे कोई MNA MPA कोई वजीर मशीर बता दें जो उस दिन किसी टीवी चैनल ने कवरेज दी हो कि वो वहाँ पे मौजूद था। सही। लेकिन इनके तो सारी की सारी पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से जना इनके गुंडे और इनके जनाब MNA MPA वहाँ पे मौजूद थे। तो अब की बार ये भी थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन और हमारा अदालतें जो है इसको, तो फैयाज साहब, इसका मतलब ये लिया जाए कि जिस हल्के में इलेक्शन अनाउंस हो गया वहां से हुकूमत बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाती है, वहां अमन अमान की सूरत-ए-हाल की जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की हो जाती है। बरी जिम्मा नहीं होती, रूल्स हैं। मैंने आपके सामने रूल्स बता रहा हूँ कि जहाँ इलेक्शन जब अनाउंस हो जाता है तो तमाम की तमाम इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं। और वैसा भी जिन 2 लोगों की जान गई थी, अफसर के, आप ये कह रहे हैं कि दोनों अफसर के मातहत होते हैं उस वक्त। अच्छा, ये दोनों लोगों का ताल्लुक रिटर्निंग अफसर के मातहत होते हैं। इनमें से एक का ताल्लुक तो नून लीग से था। फैयाज साहब, आप दोनों को क्लेम कर रहे हैं कि वो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे। नहीं, किसी को नून लीग के साथ नहीं था जी, दोनों PTI के थे। एक डाई हार्ड कारकुन था और एक आम सा कारकुन था। अच्छा, दोनों PTI से थे। अच्छा, और अब ये जो PDM का जो एक इस वक्त माहौल बना हुआ है, आज बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ज़ाहिर वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं मरियम साहिबा को, मौलाना साहब को भी, और पुरुमीद है कि अब आगे PDM मजीद इत्तेहाद के बाद ताकतवर होगी। ये जो इस वक्त एक उनके दरमियान इख्तलाफात की जो एक लहर है, ये अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है, चूँकि बिलावल साहब करीब होना चाहते हैं दोबारा PDM के। यार, इसका तो हाल वही हुआ है, वो एक ड्रामा था ना, मेरे पास तुम हो, उस ड्रामे का जो एंड हुआ था ना, वो ये एंड जो है इस PDM का हुआ है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने गुम्बा जोड़ा। तो ये मेरे पास PDM का दानिश कौन है फिर? सुने ना मेरी बात पूरी सुन ले। तो उसमें अब आपके सामने है बेगम सफदर अवान साहिबा और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल के पीठ पे जो छुरा घोंपा है बिलावल जरदारी साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने, ठीक है ना, और सिलेक्टेड कर दे, मैं आपको सिलेक्टेड हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बेगम सफदर अवान साहिबा कह रही है उनको। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ चौंचले जहाँ लड़ा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप इस पे कोई किसी किस्म का कोई जनाब कोई अहमियत रह गई है या कोई चस्का रह गया इस PDM के अंदर। PDM एन चौराहे में जो है वो दफन हो चुकी है, लेकिन कोशिश है दोनों तरफ एक दूसरे को मजीद इस्तेमाल करने के लिए, चलो एक दूसरे का साथ हासिल करें, करना इस्तेमाल ही है उन्होंने। मौलवी फजल रहमान ने नून लीग को और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल को इस्तेमाल करना है, 4.5 अरब रुपया कोई आए, जहाँ लॉन्ग मार्च हो, कोई गेम सजे, कोई महफिल सजे, कोई बाजार गर्म हो, उसमें कमाई हो, और पीपल्स पार्टी ने अपने मफादात के लिए करना है और नून लीग इनको अपने मफाद के लिए। लेकिन अब नून लीग तय कर चुकी है
कि मीम लीग को बाहर लेके जाना है, और मीम लीग को बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर अदनान साहब आ गए, मशहूर जमाना, जिनके टीके बड़े मशहूर है। आप जाने देंगे फैयाज साहब? क्या आप क्या जाने देंगे? हमने क्या जाने देना है, पहले भी अदालतों ने भेजा है, अब भी ये अदालतों से रिज्यू करेंगे, अदालतें जो फैसला करेंगी सराखों पे। पहले हमने भेजा है, 50 रुपए के स्टाम्प पे किसने भेजा है? हमने तो नहीं भेजा, ठीक है ना। हमने तो मांगे थे 7.25 अरब रुपए, लेकिन फैसला आया कि नहीं जी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लिख के दे दो। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दे दिया। और फैसल अगर ये का गवाह डिडू पीपल्स पार्टी की तजवीज को भेजने के लिए शहबाज शरीफ जमानत दे रहे हैं, ये पंजाब में अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी की तजवीज अगर ये दोनों मान लेते हैं, चूंकि अभी तो मरियम साहिबा नहीं मान रही, तो फिर आपकी हुकूमत का क्या बनेगा? क्योंकि आपके 25-30 MPs भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में। पीपल्स पार्टी कह दिया आपको जनाबे वाला, हम तो कहते हैं लाओ। मैं जाती तौर पे बताऊं, मैं तो कहता हूँ लाओ, जरा इनको भी पता चलाएगा ना, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। हमजा शहबाज को, नून लीग को पता है कि इनके अपने 25-30 जना MP इनसे खाइफ हैं, तभी तो वो आ नहीं रहे। बिलावल को क्या पता, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के पल्ले क्या है? 7 सीटें हैं, ठीक है ना जी, 450 की है असेंबली के अंदर। उनको क्या पता जना, पता तो नून लीग को है कि अंदर के हालात क्या है, तभी तो वो पसोपेश कर रहे हैं, तभी तो वो आ नहीं रहे इसके ऊपर। तो ले आए, घोड़ा हाजिर, मैदान हाजिर, ले आओ, देख लेंगे। लेकिन फैयाज साहब अगर नून लीग मान गई और ये आ गई अदम भाई माने ना, हमने कब इनकार किया है? ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है ना। छोड़ो इसको आप। तो ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाई जो बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बिलावल साहब खुद परवेज इलाही साहब से राब्तों की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके नजदीक कोई सीरियस बात नहीं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जेब में नहीं है ढीला, देखने चले हैं बिला। पल्ले है क्या? 7 सीटें तहरीके में तुम्हारा देके आनी है। 200 इनके वोट है, सूबाई असेंबली के 500 वोट है कौमी असेंबली के हर हल्के में पंजाब में। एक जरदारी सब पे भारी के मजदार पीपल्स पार्टी का जनाजा निकला हुआ है पूरे पंजाब से, असेंबली के अंदर भी, असेंबली से बाहर भी। और बातें देखो इनकी, सुनो, ठीक है ना। तरीके से मैं तुम्हारा जल्दी नहीं कर रही नून लीग, उसके बाद फिर लेतर पड़ने हैं। उन 16 MNAs की भी कौम बात कर रही है कि वो किधर गए जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया था। प्राइम मिनिस्टर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, अदम एतमाद का उन्होंने वोट तो लिया, उसके बाद उनको माफ कर दिया। इतनी जल्दी क्या है मेरी जान, इतनी क्या जल्दी है? आज पूरा 1 महीना गुजर गया है। इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे पीछे होता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना यार, हो जाएगा इंशाल्लाह। 3 मार्च को इलेक्शन हुआ था सेनेट का, आज पूरा 1 माह हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। थोड़ा सा सुकून तो आने दो ना, अभी साथ साथ चीजें चल रही है ना, साथ साथ चीजें चल रही है। एक्शन होगा, आपको यकीन है? हाँ होगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बिल्कुल बेबुनियाद दावे हैं, पंजाब में अदम एतमाद लाने की वो दावत देते हैं और कह रहे हैं कि नून लीग इस पर कभी भी नहीं मानेगी और पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ 7 सीटें हैं। किस बुनियाद पर वो पंजाब की हुकूमत को गिराने के दावे कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक रुबीना साहब लाना चाहती है, किस बुनियाद पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं? आप लोग के वहाँ पर सिर्फ 7 MPAs हैं, नून लीग इस पर राजी नहीं है, तो कैसे मुमकिन बनाएंगे? और फयाज साहब तो दावत दे रहे हैं कि आप लेकर आए, हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम उसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश जारी रखेगी। जिस तरह से अगर आप देखें कि पहले जब PDM बन रहा था और उस वक्त तक जो 1 साल तक जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो एक स्ट्रगल थी तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करने की, और फिर उसमें हम कामयाब हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। और जिस तरह से पहले COD हुआ, हमने तमाम पार्टीज़ को जो है वो उनको ऑन बोर्ड रख के जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इसी तरह से आप देखेंगे कि हम जो है नो कॉन्फिडेंस की तहरीक भी इंशाल्लाह हमारी कामयाब होगी। और इस पे जाहिर सी बात है, PDM की 11 जमातें हैं, उसमें तमाम पार्टीज़ का अपना अपना एक राय है। कुछ पार्टीज़ की राय जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों के वो रेजिग्नेशंस पे थी, लेकिन हम एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वे में जो है चल के जो एक
फोरम्स हैं हमारे पास पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बलियों के, तो हम उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो इमरान खान की हुकूमत को, ख़ास तौर पर जो इनकॉम्पिटेंट लोगों की जो है हुकूमत है, उनको हम जो है वो कमज़ोर करने में कामयाब हों। तो वो उसका एक ही वे है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से जो एक आइन में चीज़ें जो मुमकिन हैं उसको हम तमाम पार्टीज़ का जो है उसके ऊपर कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करने में कामयाब हों, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। आप देखेंगे कि यही जो है नो कॉन्फिडेंस भी आएगा और तमाम जमातों का जो है वो कंसेंसस बनेगा इसके ऊपर। एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल की बड़ी पार्टी होने के नाते ये हमारी कोशिश होगी और हम कोशिश करते रहेंगे कि जमहूरी तरीके से जो है वो किसी भी हुकूमत को घर भेजा जाए, और वो आप देखिए। लेकिन रुबीना साहब ये कंसेंसस कैसे बनेगा, क्योंकि ये पीडीएम 11 जमातों से शुरू हुई थी, पीपल्स पार्टी ने इसकी बुनियाद रखी थी, एपीसी बुलाई थी। आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी को दावत नहीं दी गई, एएनपी ने गिलानी साहब को वोट दिया, एएनपी को भी नहीं बुलाया गया। तो अब इन 2 जमातों को क्या माइनस समझा जाए? पीडीएम अब ये 9 जमातों पर मुश्तमिल रह गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप देखें, आपने देखा होगा कि जो ख़ासतौर पर नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डिफरेंसेस रहे हैं अभी कुछ अरसे में पहले, तो वो एक मतलब हमेशा पार्टीज़ जो है पाकिस्तान की जो सियासत है स्पेशली उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती हैं, उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनकी एक इख्तलाफ़ी राय होती है। तो और फिर आप देखें कि जब मुल्की इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पहल करती है और कोशिश करती है कि तमाम पार्टीज़ को जो है वो ऑन बोर्ड रखे, और उसमें जो है वो अभी भी हमारी कोशिश होगी कि अगर कुछ नाराज़ लोग हैं भी और कुछ उनका इख्तलाफ राय है भी, तो उनको हम जो है वो उनको अपने ख़ास तौर पर जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर है। आज देखें कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है, आप देखें कि लोग अद्वियात ख़रीदने जैसे नहीं हैं, जो मुल्क के हालात हैं जिस तरह से इनकॉम्पिटेंट जो है चीजों के खिलाफ तो आपने इत्तेहाद बनाया था ना, लेकिन इख्तिलाफ इलेक्शन के दौर में हो, समझ आता है कि जब आपस में इलेक्शन लड़े हो तब इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ मुल्की मसाइल पर, नेशनल इश्यूज़ पर वो समझ आता है, लेकिन ये आपस के मफादात के लिए इख्तिलाफात एक इत्तेहाद में पड़ जाएं तो फिर वो इत्तेहाद कैसे आगे चलेगा? देखिए अरबाब साहब, हमारा तो कोई अपना ज़ाती मुफाद हमारा कभी नहीं रहा है। ख़ास तौर पर अगर आप पीपल्स पार्टी की सियासत देखें, पास्ट की भी देखें और हाल की भी देखें, तो हमने हमेशा कभी भी हमने कोशिश की है कि जो मुल्क के अंदर रह के अगर हम पे कोई एलिगेशंस भी हैं तो हम अदालतों का सामना करें, हम नेब का हम सामना करते रहें, और हमने जो है वो एक लंबी दास्तान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की। अगर आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करते हैं और आसिफ अली जरदारी तक, बिलावल भुट्टो तक जो है वो हमने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, जाला हो, लीडर हो, उसकी सब मतलब एक लंबी फहरिस्त है कुर्बानियों की। तो हम तो कभी भी बाहर जाके नहीं बैठे, हमने मुल्क के अंदर ही कोशिश की है कि इश्यूज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करें, और हम पे अगर कोई एलिगेशन भी लगता है तो हम अदालतों का और जेलों का सामना करते हैं। और फिर आप देखें कि यही अदालतें 18 साल बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप साहब, अभी पीडीएम की तमाम जमातों ने तो पीपल्स पार्टी को मिलकर बाहर बिठा दिया है। अब पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में कैसे इन होगी, क्योंकि अब पीडीएम आपसे मुतालबा करिए गिलानी साहब को आप विड्रॉ करें सेनेट में ऑपोजिशन लीडर से। अब अगर आप नहीं करते, आप भी अपने स्टैंड पर कायम है, तो फिर ये डेडलॉक तो नहीं खत्म होगा? देखिए, कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और हमें इस तरह के इख्तलाफ का भी, और आपने देखा होगा इंतकामी सियासत का भी सामना रहा है पास्ट में। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम चीज़ों को भुला के मुल्की इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठें और तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करें, और उसमें इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। आप देखें, ये वक्ती चीज़ें होती हैं, उसमें अगर थोड़ा टाइम लग जाता है या कोई बात होती है कि उनको शायद समझ में नहीं आ रही है
क्योंकि हमने तो इस मुल्क को बचाना है, हमने तो इस सिस्टम को बचाना है, ना कि हम अपना ज़ाती मुफाद देखें। इस्तीफ़े जो है आखिरी अभी नौबत नहीं है इस्तीफ़ों की, हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलें और उस पे जो है हुकूमत को जो है कमज़ोर करें। और वो यही है कि आप जब इलेक्टोरल कॉलेज आप जब तोड़ देंगे, आप सूबाई असम्बलियों में जो है वो नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, तो वो फिर ऑलरेडी वो वैसे ही वीक हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये किसी भी ये इख्तिलाफात अगर खत्म करने जो पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है तो उसको ये समझ आना चाहिए कि किस तरह से जो है वो चीज़ें चलनी है। ठीक है, चलें साथ ही रहेगा रुबीना साहब। माइज़ा हमीद साहब ने रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो माइज़ा साहबा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो फासला अब आ चुका है, दरमियान में जो दूरियां हो चुकी हैं, किस तरह से ये कम होंगी, ये कैसे इसको ओवरकम करेंगे? परसों अगर इस्तीफ़ों का फैसला नहीं आता पीपल्स पार्टी की सीईसी से, फिर नून लीग पीपल्स पार्टी पीडीएम में साथ चलेंगी? रहमान जी, बात यह है कि 4 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा कि क्या करेंगे। सारे पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मशवरा करके ही फैसला करते हैं। तो हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि हम हमेशा इकट्ठे चलें और इकट्ठे जो है फैसले करें मुशावरत के साथ। और जमहूरियत का भी यही असल जो है वो मतलब है। तो बेसिकली तो अभी हम 4 तारीख का वेट करें, इंशाल्लाह फैसला जो है वो बेहतर तरीके से और होगा और इसमें जो है सारी पार्टी की जो है ओपिनियन जो है वो काउंट करेगी। तो भाई साहब, ये नून लीग ने और जेयूआई ने आज जब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया तो उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को क्यों माइनस कर दिया? अब क्या इन लोगों को एतमाद में लेकर नहीं चलना चाहते, साथ लेकर चलने का प्लान नहीं है इन लोग? नहीं, देखिए जी, अभी तो मैंने फिर दोबारा कहा कि डिसाइड नहीं हुआ कि पार्टी अभी उनका मौक़िफ़ आएगा, उसके बाद फिर जो है पार्टी पीडीएम सारे इकट्ठे बैठेंगे पॉलिटिकल पार्टी तो डिसाइड करेंगे कि क्या अगला लाए अमल होएगा। अभी तक जो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी पार्टीज ने किया है वो कामयाब तरीन किस्म का के जलसे हो गए, इलेक्शन हो गए। जो चेयरमैन इसका इलेक्शन था नेशनल असेंबली में, वो भी जो है ऐसे तरीके से हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि अब जो अगला स्टेप लेना है वो जो है वो बढ़ाना, जो कदम बढ़ाना है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होना चाहिए। और वी आर होपिंग के कोई अच्छा इकदाम उठाएंगे और अच्छा फैसला करेंगे। बिलावल साहब ने तो आज मशवरा दिया है कि मौलाना साहब और मरियम साहिबा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं, इतनी जल्दबाजी ना करें। तो वो शायद हुकूमत को इतनी जल्दी नहीं घर भेजना चाहते। मरियम साहिबा मौलाना साहब को शायद थोड़ी ज़्यादा जल्दी है। देखिए, मौलाना मरियम साहिबा जो हैं वो उनको कोई जल्दी की बात नहीं है। बात यह है कि आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आपके सामने ही है कि जो महंगाई है इतनी बढ़ती जा रही है, जो कोरोना वैक्सीन है वो कोई लाहौर के कितने अस्पतालों से चोरी हो चुकी है, चीनी का जो की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आटे की जो चोरी है उसको का कोई माई बाप नहीं है। तो मैं ये कहना, बात ये है इशूज तो आवाम के हैं जिसकी वजह से हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, और हम इशू तो आवाम की है जिसकी वजह से आवाम हमारे साथ जो है खड़ी हुई। अब डस्का का इलेक्शन है, उसमें भी जो है आवाम का जो मैंडेट है वो सामने आया। 4 हलकों में भी आवाम का मैंडेट पीएमएलएन ने दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो मरियम नवाज की मूवमेंट थी, ये तेज हो या स्लो हो, जो भी थी, ये काफी मौसर रही है। अपोजिशन गवर्नमेंट को जो है उनको डराती रही है। और भाई साहब, अभी तो पीडीएम खुद एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी, तो आवाम पीडीएम के साथ खड़ी है, इसको कैसे मान लिया जाए? अब पीपल्स पार्टी को किन शर्तों पर साथ लेकर चलना है? क्या शर्तें हैं पीपल्स पार्टी के लिए? भाई अभी तक इकट्ठी है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, पीडीएम इकट्ठी है। अभी तक मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि पीडीएम इकट्ठी ना हो। आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एएनपी पीपल्स पार्टी दोनों को नहीं बुलाया गया, कैसे इकट्ठी है पीडीएम? मैं यही कह रही हूँ कि पहला कदम जो बढ़ाया गया, जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं था, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से था। तो मेरी जो है ओपिनियन तो यही है कि पीडीएम में भी जो है एक तो या तो पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए या फिर इनको अपना आगे जो है कदम उठाना चाहिए। पहला कदम उनको उठाना चाहिए टुवर्ड्स मुफाहमत। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया माइज़ा हमीद साहिबा, रुबीना कायम खानी साहिबा पीपल्स पार्टी और नून लीग की नुमाइंदगी कर रही थी। तो मौक़िफ़ आपने जाना। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू होगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले तीनों जमातों का मौक़िफ़ आपने जाना। फयाज़ुल हसन चौहान साहब ये कहते हैं कि पंजाब में हम अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग लेकर आएँ। नून लीग फिलहाल इसके हक़ में नहीं है और पीपल्स पार्टी की तजवीज़ यही है। और जो दूरी है पीपल्स पार्टी की इस वक्त PDM से, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने उसको भी कुछ कम करने की कोशिश की है। अब देखते हैं उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और नून लीग और मौलाना साहब उनको पहले की तरह से अपनाते हैं और साथ चलाते हैं या नहीं। इसी पूरी सूरत हाल पर तज्जिया लेते हैं और ये मकबूल जान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये PDM का मुस्तकबिल आप और ये सब क्या देख रहे हैं? परसों CC का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है पीपल्स पार्टी का, उसमें फैसला होना है कि वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। वो क्या फैसला हो सकता है और फिर उस फैसले का PDM पर क्या असर हो सकता है आपकी नज़र में? देखें, इस पाकिस्तान में हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमको 65 साल से तो मैं जिंदा हूँ। ये जो CC है ये किसी पार्टी की होती है कभी? इसकी कोई हैसियत, कोई औकात है पार्टी लीडर के ऊपर? बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरी दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं? पार्टी लीडर होता है और पार्टी लीडर के सामने सब लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं। जो पार्टी लीडर फैसला करता है वो कर लेता है। और पार्टी लीडर ने एक फैसला कर दिया था, उसकी तकरीर जो चीज़ असद ज़रदारी साहब की तकरीर थी वो बड़ी वाज़ेह थी। उसने कहा ठीक है, तहरीक चलानी है तो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लें, मियाँ साहब तशरीफ़ लें, हम भी साथ हैं, चलते हैं। सिंपल सी बात। तो एक बात तय है कि खा वो नून लीग हो, खा वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, ये CC टाइप चीज़ कोई नहीं है। पहली बात तो यह है कि PDM में सब लोग जो थे अकेले, कोई इनकी हैसियत नहीं। अगर ये अकेले को तहरीक चला सकते होते तो कभी PDM ना बनती। नून लीग को भी पता है कि वो अकेले नहीं निकल सकती। मौलाना को अंदाज़ा है, वो एक धरना कर चुके हुए हैं, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, कहाँ तक चलते हैं उनको पता है। पीपल्स पार्टी को पता है कि वो अगर धरने की तरफ में चल पड़ी तो उसके बाद सिंध हुकूमत को तो उसका अल्लाह खुदाफिज कर देना चाहिए। तो इन सारों को अंदाज़ा है कि ये सारे इकट्ठे ही एक तहरीक बन सकते हैं। और सारे इकट्ठे की तहरीक जो है वो 2-3 महीने उन्होंने चला के देख ली, उसका कोई खातिर खा नतीजा तो नहीं निकल सका। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा? ये CC बहाने हैं और सिर्फ बाकी दुनिया के सामने वो बताना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, एक तरह के हैं। कैमरा सेशंस चलते रहेंगे और इस तरह आगे ज़िंदगी गुजरती रहेगी। तो और ये सब फिर इसका मतलब कि ये फिर PDM अब दोबारा वो उस तरह से मौसर नहीं साबित हो सकेगी जिस तरह ये आगाज़ में अपने चाहे जलसों की हद तक लग रही थी कि तमाम कायदीन एक स्टेज पर नजर आते थे। आज स्टीयरिंग कमेटी में ANP और पीपल्स पार्टी को बुलाया ही नहीं गया, तो इसका मतलब PDM सोच चुकी है कि अब माइनस ANP और माइनस पीपल्स पार्टी उन्हें इस तहरीक को आगे लेकर चलना है। देखिए, पूरी PDM के अंदर 11 जमातें हैं, सिर्फ 3 जमातें हैं और उन 3 जमातों का मामला यह है कि पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा है कि वो इस तरह की एजुकेशनल पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर सकती। और इस्तीफे देने के बाद अगर वो एक दफ़ा सिंध से आउट हो गई तो उन्होंने 1985 का नतीजा भुगता हुआ है। उसके साथ साथ मौलाना एक पूरा का पूरा धरना करके, बाकायदा जुलूस निकाल के, कराची से और बलूचिस्तान के कितने इलाकों से आके इस्लामाबाद में रह के देख चुके हैं कि धरने की कोई हैसियत बनती नहीं उनके हाथ से भी। तीसरी जमात है नून लीग। नून लीग के अंदर भी एक ख़ास तबका ऐसा है, समझते जाए कि अगले 2-1 साल तक रह गए हैं, उसके अंदर अगर हमारी पार्टी चलती रहे और हम इसी तरह इस निज़ाम को चलाएं तो बेहतर रहेगा, वरना वो भी इस्तीफे देने के बूट पे नहीं। और दूसरी, अगर इस्तीफे दे भी दें तो नून लीग की सियासत का ऐसी है कि उसका वर्कर जो है वो मार खाने वाला वर्कर नहीं है। वो मतलब यह है कि पैसे देने का, सुजुकियाँ फराम करने का, खाना फराम करने का, टेंट लगवाने वाला वर्कर तो है, लेकिन दूसरा इस तरह का जो स्ट्रीट पावर वाला वर्कर तो नहीं होता। जमात इस्लामी और MKM के पास स्ट्रीट पावर होती थी, वो अब इस वक्त अरीना से आउट हैं। असल मसला यह है कि PDM जिस वक्त ये बनी थी उस वक्त ही मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने बहुत दफ़ा लिखा भी इसके अंदर, मैं क्या बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा था कि ये एक सियासी मूवमेंट किसी तौर पर बन नहीं सकती। सियासी मूवमेंट जो है उसके कुछ मुतालबात होते हैं कि जो कि किसी न किसी तौर पर हल तलब होते हैं। मतलब उसमें सबसे बड़ा मुतालबा था कि हम अदारों का पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते, वो ख़त्म करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि क्या किसी आइन के तहत वो मुदाखलत करते हैं? आइन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। क्या अगर वो आइन के नहीं करते तो क्या वो मानेंगे क्या मुदाखलत करते हैं और आप गवाहियाँ लेके आएंगे? ऐसा नामुमकिनात में से क्या इस आइन के ऊपर एक और सुपरा आइन बना दिया जाए तो क्या वो रुक जाएंगे अगर वो कर रहे हैं? और अगर कल को आप पूरे के पूरे इस्लामाबाद को घेर लेते हैं तो आप किसके साथ मुदाखलत करेंगे? इमरान खान के साथ करेंगे, अदारों के सरबराहों के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे?
तो एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका कोई एंड नज़र नहीं आता था। या तो ये एंड होता ना किस तरीके के, हम फलां आइन में तब्दीली चाहते हैं, हम नया इलेक्शन चाहते हैं, हम फलां चाहते हैं, ऐसा नहीं था। इसीलिए ये जो गुजरांवाला के जलसे के बाद ही और नवाज शरीफ की पहली तकरीर के बाद ही इसकी फ़िज़ा जो था वो उखड़ना शुरू हो गई थी, और अब आखिर में वो जरदारी की तकरीर ने उसमें कील ठोक दिया। तो और साहब, अब ये पीपल्स पार्टी तो अमली तौर पर पीडीएम से एक तरह से अलहदा हो ही चुकी है, अलामती तौर पर वो बस वो नाम की साथ है पीडीएम के। मरियम साहिबा की अभी ये तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर अदनान लंदन से यहाँ आए, क्या वो भी बाहर जाना चाहती हैं? और अगर वो बाहर जाने में कामयाब हो जाती हैं, क्या लगता है आपको हुकूमत जाने देगी? और फिर उसके बाद क्या नून लीग भी इस पीडीएम से आउट हो जाएगी? पहली बात तो यह है कि क्या नवाज शरीफ को हुकूमत ने नहीं जाने दिया था? दुनिया की अभी लीगल तारीख, और ये सब अभी फयाज साहब साथ थे प्रोग्राम में, कह रहे थे अदालत ने जाने दिया, हमने नहीं जाने दिया। किसने? फयाजुल हसन चौहान साहब ने अभी कहा थोड़ी देर पहले। अदालत ने कैसे जाने दिया? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि अदालत में कौन पेश हुआ था। अदालत में सबसे बड़ी बात है कि आपकी पूरी के पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड पेश हुआ, और दूसरी बात यह है कि अदालत का तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब जो था वो एक जेल काट रहा था, और वो फयाजुल हसन चौहान के महकमे जेल खाना जात के अंदर एक कैदी था। आलमी मामला ये कहता है, आलमी कानून ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि प्रिजन राइट्स हैं, लेकिन प्रिजन राइट्स में आप क्रॉमवेल अस्पताल उठा के जेल पहुंचा सकते हैं, लेकिन कैदी को क्रॉमवेल नहीं भेज सकते बाहर मुल्क से। एक दूसरी बात यह है कि आपने कैसे चैलेंज नहीं किया कि अदालत एक कैदी को एक ऐसी जगह भेज रही है जहां अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। मैंने आप मुझे बताएं, क्या हाई कोर्ट का हुक्मनामा जो है ये लंदन में चलता है? और लंदन में अगर फॉर एग्जांपल आप पहले चले भी गए, और जामन कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि मैंने उस भाई को लाने की कोशिश की, मेरे भाई ने अगवा का मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, आप क्या कर लेंगे? क्या आप उसको वापस बुला सकते हैं? क्या ये कानून की नज़रों में चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी? और दूसरी बात यह है कि आपने पूरे का पूरा फैसिलिटेट किया, दोनों की मली भगत से हुआ है। ये बिल्कुल मानने को मैं तैयार ही नहीं हूँ। क्या कभी कोई सज़ा भुगतने वाला कैदी जो है उसको ये रिलीफ मिली है आज तक? लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, आप मुझे बता दें, कोई एक किसी कैदी का नाम दे दे, कोई दे दे कि क्या इतनी दोनों ने मिलकर उसको भेजा। हुआ ये है कि उनके साथ जो वादे वईद हुए थे वो उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, वहाँ जाके बोलना शुरू हो गए। कुछ अर्सा उन्होंने सब्र किया, कुछ अर्सा मरीम नवाज ने भी सब्र किया जो मुआहदात थे उनके मुताबिक, लेकिन उसके बाद उन्होंने चैन से नहीं बैठ सके, वो मामला फिर दूसरी तरफ चल पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार गुफ्तगू कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और पंजाब हुकूमत ने सूबे में चीनी की परचून कीमत मुकर्रर कर दी है। पूरे सूबे में अब दुकानों पर 1 किलो चीनी 85 रुपए से ज़्यादा में फ़रोख्त नहीं की जाएगी, और अगर कोई इस कीमत से ज़्यादा में चीनी बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत का तयन सिर्फ परचून के लिए नहीं बल्कि चीनी की एक्स मिल कीमत भी तय कर दी गई है, जो 80 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं होगी। मार्केट में इस वक्त 1 किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 95 और 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 100 रुपए है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी की कीमतों में इजाफे को सट्टेबाजों की कारस्तानी करार देते हुए कहा कि सट्टेबाज मसनूई तौर पर चीनी की कीमत में इजाफा करते हैं। उन्होंने बताया कि FIA की जानिब से इन सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ऐसा रिकॉर्ड भी बरामद किया गया है जिसके जरिए सट्टेबाजों की जानिब से मसनूई तौर पर चीनी की कीमतों में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में हालिया महीनों में चीनी की कीमत में इजाफा देखने में आया है और इसकी कीमत फी किलो 100 रुपए से तजावुज़ कर गई थी। इस वक्त भी चीनी की कीमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 95 से 100 रुपए फी किलो के दरमियान है, जो गुज़िश्ता बरस नवंबर और दिसंबर में 80 रुपए फी किलो थी। चीनी के ताजिर और तिजारती माहिरीन ये बताते हैं कि चीनी के कारोबार में सट्टेबाजों की मौजूदगी एक हकीकत है। चीनी की कीमत में रद्दो बदल की एक बड़ी वजह ये सट्टेबाजी भी है। पाकिस्तान में चीनी के कारोबार में सट्टेबाजी के 2 बड़े मरकज़ हैं। एक मरकज़ पंजाब जबकि दूसरा मरकज़ कराची है, और इन दोनों में ज़्यादा बड़ा मरकज़ लाहौर का मरकज़ है, क्योंकि पंजाब में चीनी की पैदावार ज़्यादा होती है और ज़्यादातर सट्टेबाज वहाँ फ़ाल हैं। लाहौर की अकबरी मंडी अनाज की सबसे बड़ी मार्केट है और वहाँ चीनी का कारोबार भी होता है। इस मार्केट में चीनी के सट्टेबाज काम करते हैं। इसी तरह कराची का जोड़िया बाजार भी सट्टेबाजों का मरकज़ है। सट्टे का ज़्यादा काम क्रशिंग सीज़न के दौरान होता है। शुगर की क्रशिंग का सीज़न मार्च में ख़त्म होता है।
उस वक्त सप्लाई ज्यादा होती है जब कीमतें गिरने का इम्कान होता है। ताहम सट्टेबाजी के जरिए कीमत कम नहीं होने दी जाती, बल्कि इसकी कीमत को ऊपर की सतह पर ले जाया जाता है। पाकिस्तान में चीनी की खपत का जायजा लिया जाए तो 30% तक चीनी घरेलू तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि 70% चीनी तिजारती तौर पर इस्तेमाल होती है, जो मशरूबात, मिठाइयों और दवाओं वगैरह में इस्तेमाल होती है। सट्टे के कारोबार में चीनी की कीमत कयास आराइयों की बुनियाद पर बढ़ाई जाती है और ये बढ़ती हुई कीमत सारिफ से वसूल की जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान सारिफ का ही होता है। सट्टे के कारोबार में सट्टा खेलने वाले ही फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो फर्जी सौदों में फायदा लेते हैं जिनका कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं होता और इसमें कोई बड़ा सरमाया नहीं लगता, बल्कि चीनी के फर्जी सौदे होते हैं, क्योंकि इस सौदे में सिर्फ 10% एडवांस देकर सौदा तय कर लिया जाता है और फिर इसे आगे बेच दिया जाता है और कोई टैक्स भी अदा नहीं किया। तो ये पूरी सूरत हाल है। सट्टाबाजी बहरहाल एक हकीकत है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो देखना है कि मुस्तकबिल में हुकूमत इसको ख़त्म करने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर अब नौज़ायदा बच्चों को भी शदीद मुतासिर कर रही है। कितने केसेस सामने आ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस मुसलसल अपनी साख में तब्दीली कर रहा है और मजीद खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना की ये तीसरी लहर एक बार फिर तेजी से इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, लेकिन कोरोना की बरतानवी किस्म बच्चों को भी तेजी से मुतासिर कर रही है और ये नौजवान और बुजुर्ग अफराद के मुकाबले में बच्चों में ज्यादा तेजी से फैल रही है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की इस नई किस्म से बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। वायरस की पहली लहर में अस्पताल में दाखिल होने वाले 30 साल से कम उम्र अफराद की तादाद उस वक्त ना होने के बराबर थी। फिर दूसरी लहर आई जिसमें 12 साल तक की उम्र के बच्चे भी अस्पताल में दाखिल नजर आए और अब यह तीसरी लहर और खतरनाक तरीन लहर है, जिसके दौरान नौज़ायदा बच्चे भी अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के बाइस अब तक मजमूई तौर पर 1 से 10 साल के 40 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके हैं, जबकि 11 से 20 साल तक की उम्र तक इंतकाल करने वालों की तादाद 136 है और मुल्क में अब तक 21 से 30 साल तक के 359 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और तेजी से बढ़ते केसेस की वजह से बरतानिया ने पाकिस्तान को भी सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। बरतानिया की रेड लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा कीनिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन भी शामिल हैं और सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से सिर्फ बरतानवी और आयरिश शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन करंतना में रहना होगा। जबकि कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में भी तैयार कर ली जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान की मकामी दवासाज कंपनी का चीनी कंपनी से मुआहिदा भी तय पा गया। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर कैसर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो तीसरी लहर है, ये खबरें सामने आ रही है कि बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है, नौज़ायदा और कम उम्र बच्चे भी इसका बहुत शिकार हो रहे हैं। आपके पास डॉक्टर साहब कोई आदाद शुमार हो तो शेयर कीजिए काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो यूके वेरिएंट है, जो यूके के अंदर से लोगों को इन्फेक्ट करके उसके बाद वहाँ से जो लोग ट्रैवल करके आए हैं वो उन्होंने आकर यहाँ पे एक से दूसरे को लगाया है और फिर ये इसमें बड़ी एक इसकी खासियत है और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और इसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 75% ज़्यादा है दूसरे वेरिएंट के मुकाबले में। तो एक तो ये वजह है कि ये बहुत तेज़ी से खासकर पंजाब में और KPK में और इस्लामाबाद वगैरह में बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो ये है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों में, तो पाकिस्तान के अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और लाहौर में बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्फेक्टेड हुए हैं। एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, मामूली बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी है और जिस्म में दर्द वगैरह होता है। बच्चे थोड़े से, चूंकि छोटे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं तो वो पेरेंट्स के लिए ज़रा तकलीफ दे ज़रूर है वक्ती तौर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एडमिशन की हॉस्पिटल में बहुत कम बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ज़रूर है, बुरी खबर ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को लगाते हैं और जो जैसे कि एल्डरली है, पेरेंट्स जो हैं उनके और उनके
जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी, दादा दादी जो हैं, उनको ये बीमार करते हैं और वो उनको जो है वो नुकसान हो सकता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये बच्चों के जरिए जब उनको लगता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, अदरवाइज बच्चे जो है वो सीरियस नहीं होते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक इसका जो ज्यादा जोर है वो पंजाब में, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में है, तो अब जो मुल्क के दूसरे हिस्से हैं उनको महफूज करने के लिए फिर इन जगहों से वहां जाने वाले रास्ते बंद करने पड़ेंगे, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश क्या करनी पड़ेगी, या इसका कोई और हल भी है कि इसको रोका जा सके फैलने से? जी हाँ, देखिए ये हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि बाहर से ये बीमारी आने वाली है, उसको रोका जाए। फिर कोरोना जो है वो वायरस है, ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से लगता है, तो इसलिए इसके फैलाव को रोकने की जरूरत है। फिर यूके वेरिएंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत तेजी से फैलता है, तो लिहाजा इसकी जो है इसके फैलाव को रोकने के इक़दाम करने चाहिए। चूंकि ये पंजाब के सूबे में बहुत ऑलरेडी बढ़ चुका है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि केपीके में बहुत तेजी से इजाफा हो गया है, और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो सिंध हम अभी इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाकई सिंध में केसेस कम हैं, या जो है इसमें लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्या वजह। लेकिन मैं चूंकि ENT की प्रैक्टिस करता हूं, मैं देख रहा हूं कि केसेस अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हुकूमत को चाहिए कि जो इंटरसिटी सारा सिस्टम है उस पे इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत तेजी से सूबों में फैलेगा, पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा, और जो कि बहुत ही प्रॉब्लम होगी। मैं समझता हूं कि जितने भी इसके बॉर्डर्स हैं उसमें स्क्रीनिंग की जाए, लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन को बंद किया जाए। अगर हम समझते हैं कि लोगों को अननेसेसरीली ट्रैवल नहीं करना चाहिए घूमने फिरने के लिए, या तफरीहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर तिजारत के लिए भी कर रहे हैं तो उसके बगैर हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। मजबूरी है तो फिर बॉर्डर पे इनको स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए। और हमने पहले भी कहा है कि तमाम एयरपोर्ट्स पे कोरोना की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उस पर चेक करना चाहिए कि जो भी मुसाफिर आ रहे हैं वो कोई कोरोना में अफेक्टेड तो नहीं है, उनको कोई कोरोना का सिम्टम तो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि रोका जा सकता है। और अगर अभी ये सारी चीजें नहीं की गई तो ये बहुत तेजी से फैल जाएगा। और एक काम और भी कर सकते हैं कि जब जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि पंजाब में चूंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, खासकर लाहौर में, तो अगर ये हुकूमत फैसला करे कि ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है तो लाहौर को लॉकडाउन कर दिया जाए, ताकि लोग उस जगह से बाहर ना जा सकें और ये इसके फैलाव को रोका जा सके। पहली लहर के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, अब तो हुकूमत उसको एक एक्सपीरियंस भी है इसकी पहली लहर से निपटने का, फिर ये इतना टाइम क्यों ले रही है गवर्नमेंट की? ये अगर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की जा रही, ये फैल रहा है, यूके से यहाँ आ गया, यहाँ एक शहर से दूसरे शहर फैल रहा है, अब उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी स्टेप्स लेने चाहिए NCOC को और हुकूमत को भी, फिर इतना डिले क्यों हो रहा है इसमें? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने। हमने देखा है शुरू से, किसी भी मामले में हमने देखा पाकिस्तान में हर चीज देर से शुरू होती है, हम देर से सारी हिकमत अमली करते हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि कोविड के जो पहली वेव्स आई थी, जो 26 फरवरी को पहला केस कराची में रजिस्टर्ड हुआ था, और हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक प्रेस रिलीज के जरिए 22 जनवरी को इतला दी थी कि ये बीमारी चाइना में 6 लोगों को इंतकाल कर चुके हैं और 300 मरीज है, तो ये पाकिस्तान आ सकता है, उसकी रोकथाम की जाए, जो कि नहीं हुई और पाकिस्तान में फैल चुका है। लेकिन अब इस वक्त जो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत को बर वक्त काम करने की जरूरत है। और अगर बर वक्त ये जो हमने मॉडल देखा है बाहर के मुल्कों में, चाइना का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कि अभी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 1 महीने या बल्कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि जहाज से जब मेलबर्न में लोग आए हैं और 3 लोग कोरोना में इन्फेक्टेड मिले उनको, तो उन्होंने 5 दिन के लिए पूरा मेलबर्न बंद कर दिया, इससे उनकी जान बच गई। उसके बाद उन्होंने मेलबर्न खोल दिया। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में जान बचाने के लिए आप बड़े स्टेप्स क्यों नहीं लेते, और बर वक्त लेने चाहिए। अगर नहीं लिया गया तो मुझे शक है और मुझे डर है, मुझे खौफ है कि आगे जो आने वाला रमजान का महीना है
कहीं खुदा ना खास्ता हम इस महीने की इबादत से महरूम ना रह जाएं और आगे फिर ईद की खुशियां भी हमारी मान ना पड़ जाएं। लिहाजा मैं समझता हूं कि वक्त पे अच्छे फैसले कर लें ताकि आप ईद की शॉपिंग भी कर सकें, ईद भी मना सकें। तो लिहाजा जो इम्पोर्टेंट फैसला और वक्त में फैसला और हुकूमत का ये सारी जिम्मेदारी है कि सही वक्त पे सही वक्त पर सही फैसला इस वक्त हुकूमत को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब वैक्सीन की जो तैयारी है वो भी ये सुनने में आ रहा है कि एक चीनी कंपनी से पाकिस्तानी कंपनी का मुआहदा हुआ, यहीं पर बनेगी। जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में वो कितनी इफेक्टिव हैं, और जो पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी क्या वो भी उतनी इफेक्टिव हो सकेगी जितनी ये दूसरी वैक्सीन हैं? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक वैक्सीन की जो चाइना की वैक्सीन है कैनसाइनो, उसकी ट्रायल 18,000 वॉलंटियर्स पे हो चुकी है। कुछ तजुर्बा तो है, मैं जानता हूँ कुछ, और मैं समझता हूँ कि अगर चाइना के साथ मिलकर ये एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव स्टेप होगा पाकिस्तान के अंदर। जब इंडिया बना सकता है तो हम कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते, और हम बाकी चीज़ें भी बनानी चाहिए हमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में चाइना के इश्तराक से एक अच्छी वैक्सीन बन सकती है और इफेक्टिव वैक्सीन बन सकती है जो कि हमारी आवाम को लगेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली बात है। इस वक्त जो हमें ज़रूरत है कि आपको जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो वैक्सीन आप खरीद सकते हैं जल्द से जल्द, वो वैक्सीन अवेलेबल कराएं, अपने आवाम को फौरी तौर पे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें। क्योंकि जो रफ्तार अभी चल रही है, इस रफ्तार से तो आपको 3-4 साल लगेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, जब तक बहुत सारे लोग इंतकाल कर जाएंगे, बहुत सारे लोग परेशानियों का शिकार होंगे। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि ये जो 1166 का जो एक सिस्टम है, ये बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, और इसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को बहुत शिकायतें हैं। तो हमारी एक तजवीज थी कि अगर आप शनाख्ती कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन कराएं, लोगों से कहें कि आप सेंटर पे जाएं और वहां अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएं, वहीं उनको रजिस्टर्ड किया जाए, वहीं उनको कोड दिया जाए और वैक्सीन लग जाए। और बहुत सारे सेंटर्स आप खोल दें, बहुत से सेंटर्स खोलें कोरोना के, ताकि ये अमल बहुत तेजी से जारी हो जाए। और ये चीजें छोड़ दें कि 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, ठीक है आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन कम से कम इस प्रायोरिटी को कम से कम जल्दी कर दें। इसी प्रायोरिटी जो आप कर रहे हैं उसको आप वो जो कोड का इंतजार ना कराएं। 1166 पे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, उनको आता ही नहीं है कि जो 1166 पे स्पेस के बगैर देना है, लाइन के बगैर, डैश के बगैर करना है। बहुत से लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि ये जो आपने मैसेज किया ये गलत है, आपका नंबर गलत है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको खत्म करने के लिए हमें आगाही लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और इस रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद थे, और कह रहे थे कि ज़ाहिर हुकूमत को वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करना चाहिए, और जो इसका एक टेक्निकल प्रोसेस है उसको भी आसान करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम वक्त में वैक्सीनेट हो सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।